अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, जैसे इस्टेब्लिश हुआ हमारे ये मोन्टाज से, यार एक सेकंड, जी, विद ड्यू अपॉलजीज एक सवाल पूछ सकता हूँ? आज मैं पूछ लूँ? अच्छा चले, पहला सवाल आप पूछ लें, बाकी मेरे। ये जो आप आज ने जो रंग पहना हुआ है जी, ये तो बसंती रंग है। हाँ और जी। मौसम है मानसून का और बारिशों का मौसम है। और तो ये क्या कोई अच्छी को बाहर नजर आ रही है आपको आगे या क्या? नहीं, ये बसंती रंग है। पाकिस्तान में अब बसंत होती नहीं है, एफर्ट्स बढ़ी हुई, आपको पता है किसी ज़माने में। और बसंत तो बाहर की आमद का ऐलान भी होती थी। तो अब कौन सी बाहर की आप इंतज़ार कर रही हैं या उसको वेलकम करने के लिए आपने ये रंग पहना? एक्चुअली मैं मिस कर रही थी बसंत के त्यौहार को बहुत ज़्यादा। अच्छा। उस पर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन बसंत से फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक बसंत चल रही है। मतलब आपका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इख्तलाफ। मेरा मतलब भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बसंत हो रही है वो यूं हो रही है कि एक दूसरे की गुड्डी काटने की कोशिश हो रही है। ओके, गॉट इट। मेरे इत्तला के मुताबिक 3 धड़े हैं जो इन्फॉर्मेशन है। फिर इमरान खान साहब ने डयाला जेल में सबको बुलाया भी, 2 धड़े जो 2 ग्रुप्स वो समझते हैं कि हैं, उनके दरमियान वो अफ़वाम व तफ़हीम और मुसालहत कराना चाहते थे। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कोई धड़े नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे थे कि दोनों के दरमियान गुफ्तगू शनीद हो। वो जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात का उन्हें वक्त नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये ग्रुप्स किस किस के ज़रिए असर चल रहे हैं और कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट का है ग्रुप? हाँ, इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपने कहा 3 ग्रुप्स। मेरे इत्तला आपके मुताबिक 3 ग्रुप्स हैं। मेरा ख्याल है 1-2 लोगों से मैं बात कर रहा था, मुझे तो लगता है 4 ग्रुप्स हैं। अच्छा। मगर लेट्स आइडेंटिफाई देम। पहला ग्रुप तो है वो तो वकला हजरात और वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उमर एंड कंपनी, उमर अयूब है जी, वो और 2-3 लोग हैं वहाँ, ठीक है ना। पहला ग्रुप ये वो हैं जिनको ऑफिशियल पोजीशंस मिली हैं। शिबली फराज साहब हैं, हालांकि उन्होंने उमर अयूब साहब से कुछ दिन पहले इस्तीफा मांगा। उधर बैरिस्टर गोहर अपनी जगह पर हैं। बहरहाल ग्रुप एक है अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर, हाँ, जो एक्टिव है इस वक्त, फ्रंट लाइन। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो लोग हैं जो कि शोर शराबा डाल रहे हैं अभी। वो कौन सा ग्रुप है? अभी तो शेर अफजल मरवत साहब है और एक फवाद चौधरी साहब अचानक वो तो अब तीसरा ग्रुप की बात है। अच्छा, चलो शेर अफजल मरवत साहब को याद करें। देखिए, पहले शेर अफजल मरवत जो हैं, गंडापुर साहब, मरवत साहब, असद कैसर साहब, ये सारे एक ग्रुप में थे। अच्छा। हाँ, अब ये हुआ है कि मरवत साहब जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, ये हमें तंग कर रहे हैं। और ये उमर अयूब वाले जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो ये इल्ज़ाम मरवत पे लगा रहे हैं। तो एक ग्रुप तो हो गया पार्लियामेंट वाला, दूसरा ग्रुप हो गया जो कि केपी में है जी, और तीसरा ग्रुप मैं समझता हूँ कि वो तीसरे ग्रुप में वो लोग हैं जो कि जिनके अच्छे ओहदे नहीं मिले, जो शायद तवक्को कर रहे थे कि खान साहब उन्हें अहमियत देंगे। असद कैसर एंड कंपनी, ऐसे भी लोग हैं ना। असद कैसर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इमरान खान अर्लियर गवर्नमेंट। स्पीकर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है जी, मगर उनको कुछ नहीं मिला। इसीलिए वो, और ये जो सेकंड ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो कहता है कि हुकूमत और अपोजिशन के साथ को बातचीत करनी चाहिए और कोई रास्ते निकालने चाहिए। इसीलिए असद कैसर साहब ने पेशकदमी की थी कि जी मौलाना के साथ बातचीत की जाए और उनको साथ लिया। अलीमीन गंडापुर साहब तो मिलके आए थे उधर। अच्छा, तो ये ग्रुप वो है, गंडापुर साहब वाले और असद कैसर साहब वाले। दूसरा ग्रुप जो आपने कहा वो पार्लियामेंट वाले हैं जी। अब मरवत ना इधर का रहा ना उधर का रहा, तो मैं समझता हूँ मरवत साहब ने भी अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया है। और अब फवाद चौधरी को कूद पड़े और वो अली जैदी और एक्स गवर्नर सिंध वगैरह उनको साथ लेके चलना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हुकूमत के साथ मिल के और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ते। इसीलिए फवाद चौधरी ने तारीफ़ की है असद कैसर साहब की जी। और उन्होंने सख्त तनकीद की है उस ग्रुप की जो कि इस वक्त बाहर बैठा है, जो कि बाय द वे ये रऊफ़ हसन वारा इस किस्म के लोग हैं उसमें। तो इतने सारे ग्रुप्स बन गए, इतनी सारी पोजीशंस लोगों ने ले ली हैं। आज असद कैसर साहब ने कहा कि फवाद चौधरी को कि भाई इतना हथौड़ी रखो, इतना ज़्यादा अटैक ना करो पार्टी के अंदर लोगों को और कोशिश करो कि सबको इकट्ठा करें। मगर डिफरेंसेस तो हैं, इतने सख्त इख्तलाफात हैं और खान साहब चुप हैं। खान साहब की बात जो है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या वो चाहते हैं कि इस किस्म की केओस हो, लड़ाई झगड़े हों,
मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि जी लड़ाई झगड़े जितने होंगे उतना अच्छा है, खान साहब की जो फाइनल अथॉरिटी है वो रहेगी और ये लड़ाई झगड़े करते रहे, जब वक्त आएगा खान साहब एक बात करेंगे सारे सीधे उधर आ जाएंगे। और अभी अच्छा है, एक बंदा कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करो, दूसरा कहता है नहीं करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि ये खान साहब की पॉलिसी है। अच्छा। एक जो है वो रास्ते निकालता है इधर से, दूसरा बंद करता है ताकि ये लोग भी कह सके कि खान साहब लेट गए हैं और खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। मगर एट द सेम टाइम आपने देखा कि खान साहब एक वक्त उनका ये भी बयान था कि हम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और जिसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा कि हम तैयार हैं। फिर उसके बाद ये था कि नहीं हम तो उनके साथ ही बात करेंगे जिनका रियल पावर है। तो खान साहब भी डबल गेम खेलते हैं ताकि उनके लिए स्पेस ज़्यादा हो मनूवर करने के लिए। और आपको पता है खान साहब का मौक़िफ़ तो हमेशा यही रहा है कि मौका देख के बात करनी है, ज़रूरत पड़े तो यू टर्न ले लेना है, यू टर्न भी ले और उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यू टर्न लेने के लिए। तो खान साहब इज़ प्लेइंग अ डबल गेम एंड सारी पार्टी जो है वो फिर उसी किस्म की गेम में आ गई। वो समझते हैं कि खान साहब हमें सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप समझता है, दूसरा ग्रुप ये समझता है खान साहब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब एक ग्रुप को मिलते हैं तो उनको एक बात कहते हैं, दूसरे ग्रुप को मिलते हैं दूसरी बात कहते हैं, और वो डबल गेम चला रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो निकले हैं बाहर जी, जाहिर है उनके बोल तो इल्ज़ाम यही है कि कितने सो तुसी आहो, हाँ जी, तो तुसी किस तरह आ गए बाहर लपक के, और आते सार आप आके हर ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करें, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करें। तो ये है कि आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे हैं अभी। और मेरा ख्याल है खान साहब इसको रोकेंगे नहीं, अच्छा इसको चलने देंगे ऐसे। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये लॉन्च इमरान खान साहब ने उनके कहने पर फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी में क्या हो सकता है, ये एक राय है जो आपने कहा। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से फवाद चौधरी साहब की हमेशा सेटिंग रही है, लेकिन हमने देखा इमरान खान साहब के दौर में फवाद चौधरी साहब का ये रवैया नहीं था। फवाद चौधरी साहब तब भटक गए थे या अब भटके हैं? मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं और वो बातें वही करते थे जो समझते थे कि खान साहब को बात पसंद आएगी। जब भी मुज़ाकरात हुए बाजवा साहब के साथ उस ज़माने में, हर टीम जो जाती थी उससे फवाद चौधरी उसका हिस्सा होते थे, खुफिया तौर पे जाके मिलते थे, आते थे, खान साहब को ब्रीफिंग करते थे। और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी बहुत सियासी तौर पे बड़े लायक हैं और बहुत चालाक हैं, और वो खान साहब को वही बात सुनाते थे जो उनको पता होता था खान साहब को पसंद आएगी। मगर मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को भी वही बात करते थे जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आती थी। अच्छा। तो खान वो मेरा ख्याल अभी भी वो इसी किस्म का रोल अदा करेंगे। वो रोल यही होता है बिल्डिंग ब्रिजेस। अच्छा। बिकॉज देखिए ना अब वो आउट हो गए ना, सारी पार्टी ने उनको एक कोर कमेटी ने बैठ के उनको आउट कर दिया जिसमें सारे इकट्ठे हो गए। तो अब बात यह है कि जो इकट्ठे हुए हैं वो दो ग्रुप्स इकट्ठे हुए ना, मगर असद कैसर तो उसका हिस्सा नहीं है, गंडापुर भी उसका हिस्सा नहीं है। तो अब फवाद चौधरी साहब तारीफें कर रहे हैं असद कैसर साहब की, और तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, बिकॉज उन्हें पता है कि ये वो लीडरशिप है जो कि पार्लियामेंट्री लीडरशिप असली है। और इनको चाहिए कि ये अपनी असर रसूख इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ते निकालें और गवर्नमेंट के साथ कुछ रास्ते निकालें। तो पुराने स्टाइल पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी फवाद चौधरी साहब पे शक किया जाता था मुबैना तौर पर कि ये शक तो किया जाता था, मगर इमरान बहुत पसंद करता था फवाद चौधरी साहब का। अच्छा। फवाद चौधरी जिस किस्म की बातें करता था ना बड़ी हिट होती थी। और मुझे इस बात का इल्म है ज़ाती तौर पे कि फवाद जब मिलने जाता था खान साहब को तो ये फैसला करके जाता था वही गल्लां करनियां ने जी खान साहब को पसंद आएंगी। अच्छा। और खान साहब को बातें पसंद आती थी, थोड़ी है जी, थोड़ी है, थोड़ी एक कर देंगे, वो कर देंगे, चुक के फटे चुक दो फला कर। अच्छा। तो वहाँ जाके यही बातें मीटिंग में हमेशा हार्ड लाइन लेता था। अच्छा। और इमरान को बड़ा मज़ा आता था। हाँ। और फिर जब लताड़ता था अपोजिशन को उस वक़्त की, जब ये गवर्नमेंट में थे, ठीक ठाक खड़काता था। हाँ। और किसी को नहीं छोड़ता था और उसके लफ्ज़ों के अंदर बड़ा मज़ायका होता था, है ना। तो इसलिए खान साहब उसको बड़ा पसंद करते थे। हाँ, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी साहब का भी किरदार था। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब अभी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर जैसे ये ब्रिज बिल्डिंग के लिए एक्टिव हुए हैं। ऐसे ही है, सही है। लेकिन
उनका फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि इद्दत केस शुरू करने पर तलखियां ज़्यादा हुई, इद्दत केस पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। कौन माफ़ी मांगेगा? दूसरा ये कि अगर पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की तो अंजाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बुरा होगा, तो फिर डील ये तो नहीं करवा रहे? नहीं, वो डील जो है वो बातें ऐसी होती हैं आयशा, पब्लिक में बातें ऐसी होती हैं, बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है। जब हो जाती है डील तो फिर सारे शुरू हो जाते हैं कि मामला हल हो गया, आगे बढ़ें, ये करें वो वसी तरह मफाद में। अच्छा, तो वो मैं समझता हूँ इमरान खान फवाद के खिलाफ कभी भी कोई ओपन लाइन नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है, राइट। और इसी से हमें पता चल जाएगा। फवाद पूरी कोशिश करेगा कि वो खान साहब को फिर मिले। और मेरा ख्याल अभी मुलाकात तो नहीं हुई। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो वो थोड़ी सी हार्ड लाइन ले रहे हैं अपना इमरान साहब, बिकॉज उन्हें पता है बाहर पूरा एक मवाद बना हुआ है फवाद के खिलाफ। मगर वो मिलेंगे, मेरा ख्याल है फवाद की मुलाकात होगी इमरान से। अच्छा, और मेरा ख्याल है उसके बाद फवाद आएगा और उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो तो 15 या 16 जुलाई तक इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं। रऊफ हसन साहब ने कहा है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो चूहे इधर उधर भागते हैं, तो उन्होंने तो मुलाकात क्यों दी जा रही है? उन्होंने शायद इशारा फवाद चौधरी साहब की तरफ किया है, तो मरवत की तरफ भी किया होगा। हाँ, मैं भी वो जो मुश्किल वक्त आता तो उन्होंने कहा ये जो लोग इधर उधर हो गए पार्टी में, अब उनकी वापसी की गुंजाइश अभी नहीं और इसका फैसला खान साहब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये अंदरूनी जो भी चपकलिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क अपना मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है। यहाँ तक कि सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम कर दिखाया वो नून लीग भी निकाले जाने के बाद नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि अमरीकी कांग्रेस में इनके हक़ में करारदाद आ जाती है और दूसरी तरफ जो अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप है वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर देता है। ओन चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग हुई है। कितनी इफेक्टिव होगी? अब आपने उस करारदाद के बाबत तो हमें बता दिया था नॉन बाइंडिंग, बट वर्किंग ग्रुप की तरफ से ये मुतालबा कितना अहम है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये कैसे हो गया, यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में भी कामयाबी हासिल हुई है पीटीआई को और कांग्रेस में भी हुई है। तो ये कैसे हो गया? हमें पता चला, हमें गवर्नमेंट को पता नहीं चला, एस्टैब्लिश को पता नहीं चला ये होने जा रहा है। इन्होंने कुछ काउंटर किया, नहीं किया, क्या हुआ? तो अब जो बातें निकल रही हैं वो यही निकल रही हैं कि फॉरेन ऑफिस की जो ब्यूरोक्रेसी है, अच्छा, उसके अंदर भी बड़ी हमदर्दियाँ हैं खान साहब के लिए। और जैसे फ़ौज के अंदर थी, जैसे की ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जैसे अब जुडिशरी नुमाया हो रही हैं। तो इशू बन गया ये कि ये कैसे हो गया सब कुछ। हमें तो कहानी दी जा रही थी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं मसूद खान साहब थे जी, वो तो यही कहानी लिख के भेज रहे थे कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब ठीक ठाक है। मगर जो लोग आजकल जो तबसरे कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, उस वक़्त भी जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए हैं तो उस वक़्त भी इनकी ये फीलिंग थी कि हमारी एम्बेसी जो है वो फुली हैंड्स ऑन डेक नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्स्ड है और उनके कोई ख़ास असर रसूख नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या कांग्रेस के साथ। तो इसलिए सवाल तो खड़े हो गए थे उस वक्त। क्योंकि नोटिस किया होगा ना जी कि वो एम्बेसडर साहब जहाँ भी जाते हैं उनको खास लिफ्ट कोई नहीं कराता। तो ये चीज़ नोट की जाती है कि एम्बेसडर हैं आपको अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिफ्ट नहीं करा रही या आपकी हैसियत नहीं पहचान रही तो फिर आप कर के रहे हैं यहाँ। सबसे सेंसिटिव पोस्ट है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको लगाया था पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाजवा साहब की हुकूमत ने इनको लगाया था। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और रिटायरमेंट के बाद ही हैड रिटायर्ड एज फ्रॉम द फॉरेन सर्विस। इनको फिर लगा दिया एज प्रेसिडेंट, फिर एक दिन उठा के और अमेरिका भेज दिया। तो मतलब है कि उस वक्त भी बाय द वे मेरा ये मौक़िफ़ था और मैंने कहा भी था कि इट्स अ बैड चॉइस। ये वो वक्त है जिसमें आपने अमेरिका के साथ ब्रिजेस बिल्ड करनी है, बिकॉज बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मगर मसूद साहब जो हैं वो उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं पास्ट में, माजी में, जो कि बड़ी हॉस्टाइल रही है टू अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट एंड टू दी वाइट हाउस एंड टू अमेरिका। ये हार्ड लाइनर है, ये ही इज़ अ हार्ड लाइनर ऑन कश्मीर एटसेट्रा। तो जब तलकात बनाने होते हैं तो फिर हार्ड लाइन नहीं चलती ना, और स्पेशली सुपर पावर के साथ तो हार्ड लाइन नहीं चलती ना। तो इसलिए इनको वहाँ भेजना इन माई व्यू
वाज अ मिस्टेक। ओके एंड तो अब अंडू होने जा रही है वो मिस्टेक? अब अंडू कर दिया उन्होंने, बिकॉज उन्होंने ये देखा है कि ये जो करारदाद पास हुई है ये चुपके से ही होगी, पता ही नहीं चला किसी को। एम्बेसडर साहब ने इतला ही नहीं दी कि ये होने जा रही है, हम ये कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, हम कामयाब होंगे, हम नहीं होंगे, क्या होगा, हमें और मदद की ज़रूरत है, आप किसी को भेजें यहाँ, ये कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन नहीं हुई। और एक दिन सुबह खबर आ गई कि जनाब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में तो पता नहीं कितने मेजॉरिटी ऑफ इतने लोगों ने 300 पता नहीं कितने लोगों ने, और उन्होंने जनाब ये रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो ये रेजोल्यूशन रातों रात नहीं बनते, इसके लिए लॉबिंग होती है, इसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, इसके लिए ड्राफ्ट्स बनते हैं, फिर उनके ऊपर हर लफ्ज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पाकिस्तान एम्बेसी को पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके पास भी तो लॉबियस्ट हैं, इनके पास भी तो लोग हैं जो कि इनको बताना चाहिए था। और ये इल्ज़ाम ये लग रहा है मसूद के ऊपर कि इनको पता था कि ये बनने जा रहा है, मगर ये बताना नहीं चाह रहे थे, और इन्होंने ऑल इज गुड, ऑल इज वेल न्यूज़ भेजते रहे ताकि इनके ऊपर ना कोई दाग लगे। तो ये तो गुमराह कर रहे थे। तो ये अब ये इल्ज़ाम ये लगना शुरू, देखिए ना यहाँ तो यही होता है कि एक तरफ से एक 2+2 4 नहीं बनता 22 बन जाता जी। अब उन पे ये भी इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएगा कि वो तो हमदर्दी है उनकी हमने इमरान खान से। उन्होंने इनफैक्ट क्या एक किसी ने व्लॉगर ने तो ये भी कह दिया कि उन्होंने डिलिबरेटली फैसिलिटेट किया है ये रेजोल्यूशन। तो इस किस्म की चीज़ें इस मुल्क में चलेंगी। होता कुछ है और फिर जब वो नाकाम हो जाता है या कामयाब हो जाता है तो हर किस्म के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। तो फॉरेन मगर ये ज़रूर है कि वो फॉरेन ऑफिस जो है स्पेशली एम्बेसडर साहब उन्होंने को ख़ास कुछ नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात ये सवाल आप पूछने वाली है जो आपके मुंह से मैंने रोक लिया है वो ये है कि तो फॉरेन ऑफिस की करेंसी वो इसाक डार साहब क्या कर रहे हैं? इसाक डार साहब तो अभी आए हैं ना। हाँ। उससे पहले कौन था? जलील अब्बास जिलानी साहब थे ना। जी जी जलील अब्बास जिलानी। ये सारा कुछ तो उस वक्त शुरू हुआ होगा ना, उसके बाद तो नहीं। ये देखिए ना इलेक्शन के बाद सारा कुछ हुआ है ना। तो उस वक्त तो कुछ अरसे के लिए तो कुछ था ही कोई नहीं जी। और फिर उसके बाद डार साहब आए हैं जी। और ये पिछले 3 महीने से डार साहब बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ, लेकिन 2 महीने से तो बैठे हुए ना। हाँ, लेकिन डार साहब भी परसू कर लेते, नून लीग की पॉलिसी या इस हुकूमत की मजबूरियाँ, इसको रोक लेते। 2 माह काफ़ी नहीं ऑफिस में? नहीं, एटलीस्ट देखिए उनको पता तो होना चाहिए था ना कि वहाँ ये खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी ना। तो ये कि जी कोई गल नहीं नॉन बाइंडिंग है। अच्छा। अरे भाई नॉन बाइंडिंग आप देखें ना, एक चीज़ का असर दूसरी चीज़ के ऊपर होता है, दूसरी का तीसरी के ऊपर होता है। अब ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। अब अमेरिका में एक परसेप्शन क्रिएट हो गई है इमरान के हक में, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है ये एक पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाता है ना। फिर कल को इदारियाँ लिखने, लोग इदारियाँ लिखने शुरू कर देंगे। ये बाइंडिंग तो नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं, मगर प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। तो अब जो जिनीवा में जो हुआ है कि वहाँ भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, पाकिस्तान की हुकूमत ने डिफेंड ही नहीं किया अपना रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स का, और जो यहाँ जो कुछ हो रहा है तो ये भी लगता है कि वहाँ भी कोई मिली भगत है, या वहाँ के जो डिप्लोमेट स्टेशन है वहाँ उनकी भी नाअहली है या नाकामी है। तो ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? और इसका पीटीआई को फायदा होगा पाकिस्तान में? बिल्कुल हो रहा है ना। देखिए ना, फायदा पाकिस्तान में हो या ना हो, एक प्रेशर टैक्टिक इंटरनेशनल बन रहा है। अब आप यकीन करें इदारियाँ आने शुरू हो जाएंगे। एक आध तो आ भी गया मेरा ख्याल है, और अब और इदारियाँ आएंगे इंटरनेशनल मीडिया में कि इमरान के साथ ज़्यादती हो रही है। बिकॉज डोंट फॉरगेट, इमरान के हक में जो उसके जो साथी हैं, दोस्त हैं यूके में या यूएसए में, बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने लॉबीज पे कर रहे हैं। आज तो मेरा ख्याल है जुल्फी ने कह ही दिया, उन्होंने कहा ये तो मना तो नहीं है ना, मतलब गलत तो नहीं है ना, बिल्कुल जायज़ है। मगर पाकिस्तान हुकूमत क्या कर रही है, इनके सफ़ीर क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? दे सिटिंग ऑन देयर बैक साइड्स डूइंग नथिंग, और दे आर सेइंग कि वी वांट टू डू समथिंग, गिव अस इंस्ट्रक्शंस। और फॉरेन ऑफिस सोया हुआ है, या फॉरेन ऑफिस में तब्दीलियाँ हो रही हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी की मोटिवेशन नहीं है कि ऐसी क्यों बाहर निकल के कुछ करिए, ऐसे तो घर जाना है 2 दिन बाद। और मतलब ये है कि कल को अगर फॉरेन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब उठ के चले जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो लगभग के पहुंच जाएंगे वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में। वो अभी भी थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहे, देख तो रहे हैं ना। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी जो है ना, वो जैसे आपने पीटीआई का जो हाल बताया, गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा ही हाल है, पतला हाल है, पतली है। और तो जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि हम जिस बात में आके, बातों में आके हमने तहरीक एतमाद मूव करा दी, वो तो इमरान खान साहब को पॉपुलर करने के लिए थी। अब कहाँ बात चलेगी, गलती का अब एहसास हो रहा है जाके। उस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे नून लीग के अंदर, इन्होंने करो, जल्दी जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था। जहाँ आके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन शुरू हुए वो ये था कि निकाल तो दिया,
हुणकी करिए पहले ये था कि अब कितनी देर के लिए हमने आना है, फिर ये था कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। तो उसके अंदर भी दो कैंडिडेट थे, एक खाकान अब्बासी साहब थे और एक शहबाज शरीफ साहब थे। एक ये मौक़िफ़ था कि 1 महीने के बाद हमने इलेक्शन कॉल कर लेनी है, दूसरा ये था कि इस्टेब्लिश के साथ मिलके और IMF प्रोग्राम करना है और बह जाना है महीना साल तो बह ही जाना है बिफोर वी डू द इलेक्शन। तो देख लिए फिर क्या हुआ। अगर ये हुकूमत में मौजूद लोग या चलें नून लीग के अंदर लोग मौजूद जो लोग तारे हैं और दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से मुकदमा आलमी सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा है, तो इसमें नून लीग के लिए भी निशानी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे इस प्रोग्राम के शुरू में मैं उलझे हुए मामलात का जिक्र करने वाली थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो उलझे ही हैं, अदालती मुहासबे भी बड़ा कुछ उलझा हुआ है। 3 बहुत अहम फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं जुलाई के महीने में और उनसे मुल्की सियासत की समत का तयन होगा। लेकिन एक और मामले को लेकर बहुत जो कन्फ्यूजन हुई वो था इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जजेस की अपॉइंटमेंट और मुशावरत का मामला होनी चाहिए हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान या नहीं, और रिटायर्ड होने चाहिए जजेस या हाजिर सर्विस सर साहब वो या मिले जुले होने चाहिए या मिले जुले होने रले मिले होने चाहिए। वो जैसे आपने देखा गुड्डी जो है वो चप खाती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। ये रिटायर्ड और हाजिर सर्विस के हवाले से पॉलिसी क्या रही, क्या सूट करता था हुकूमत को, क्या तब ऐसा किया गया? ज़रा आसान तो करें मामला। आसान तरीके से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं। 2017 में ऐसे हुआ कि नवाज शरीफ हुकूमत ने एक तरमीम लेके आए इलेक्शन एक्ट के अंदर और ट्राइब्यूनल्स के सिलसिले में कि आगे से सर्विंग और रिटायर्ड जजेस दोनों इंक्लूड किए जाएंगे फॉर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, और उसमें मशावरत की जाएगी बिटवीन द इलेक्शन कमिश्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। फिर 2023 में इसको अमेंड कर दिया गया, पिछले साल इसको अमेंड कर दिया गया और कहा कि सिर्फ सर्विंग जजेस ही होंगे, अब कोई ज़रूरत नहीं है रिटायर्ड की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और उससे भी मुशावरत होगी, जज चीफ जस्टिस साहब नाम दे देंगे और सर्विंग जजेस के, और इलेक्शन कमीशन उसमें से चुन लेगी। अब जाके इन्होंने एक नई तरमीम आज कर दी है जो ये कहती है कि नहीं, अब सिर्फ रिटायर्ड जजेस ही होंगे और सर्विंग जजेस नहीं होंगे, और सारे के सारे इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए, उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा हाई कोर्ट का। अच्छा, सब पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि पिछले साल आपने एक कानून किया, आज बिल्कुल उसके आपने 180 डिग्री टर्न ली और आपने कुछ और कर दिया। तो ये सवाल भी खड़ा हो गया कि आपने ये क्यों किया, इसके पीछे कोई सियासी मकासद हैं या नहीं है, पहले क्यों किया था वो और अब क्यों किया ये। एक तो ये, दूसरी एक और भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि अभी केस चल रहे हैं जी। अभी आज ही एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था सुबह कि ऐसे इलेक्शन कमीशन पुराने जो कानून है उसको सस्पेंड कर दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से बात करें और वहाँ तय करें कि आपके कितने होंगे और रिटायर्ड कितने होंगे, सर्विंग कितने होंगे, या अगर सर्विंग ही देने हैं तो कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। तो ये आप जाके मशावरत करके इस मसले को हल करें। तो अभी ये मामला इधर से सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है, उधर से पार्लियामेंट ने रातों रात कानूनी तब्दील कर दिया और कहा कि नहीं, अब मशावरत वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी और सारे रिटायर्ड जजेस लेंगे। और तारण सार जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि इसलिए ही किया गया कि हाई कोर्ट्स के ऊपर और अदालतों में बहुत सख्त प्रेशर है एग्जिस्टिंग काम का, और हम चाहते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल जल्दी जल्दी काम करें, नहीं तो 5-5 साल पहले लग गए थे। और उन्होंने हवाला भी दिया है कि कौन से केसेस से पिछली इलेक्शन कासिम सूरी साहब उनके केस का हवाला उन्होंने दिया, 5-5 साल तक वो हाजिर सर्विस और बात सही है कि सिटिंग जजेस जो है उनके पास इतनी डिटेल ना टाइम है, इतनी ना डिटेल में जाने का, जहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, दोनों साइड्स प्रेजेंट करते हैं, रिकाउंटिंग होती है, ये होता है वो होता है, हर किस्म की चीज़ होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अब ये इसलिए ये कि जी टाइम इलेक्शन ट्राइब्यूनल जल्दी करें। मगर जो इल्ज़ाम लग रहा है, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन वन साइडेड हो गई है, इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल मिली भगत है विद द इस्टेब्लिशमेंट, और जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है इलेक्शन के अंदर वो भी डाउटफुल और ड्यूबियस और कंट्रोवर्शियल रहा है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है, और अब भी वो देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट जजेस जो लगा रहे हैं उन्होंने शायद पीटीआई के हक़ में फैसले देंगे ट्राइब्यूनल्स के अंदर, इसलिए उन्होंने ये गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं ये ना हो, और उन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया कि जी वो टाइम नहीं है और तो जजेस सर्विंग जजेस जो बड़े बिजी हैं और हमें इलेक्टेड
हम ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लेंगे हम। तो ये दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे जुडिशरी भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है और गवर्नमेंट भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है और पीटीआई भी अपने मौक़िफ़ चेंज कर रही है। सब यू टर्न्स ले रहे हैं और इसका सिर्फ एक ही इसका कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि everybody is playing politics. Everybody is playing politics. Right. There is the politics of the election commission. There is the politics of the PTI. All is happening. और इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आप क्रिएट नहीं कर सकते जब रियासत के अदारे जो हैं और सियासी जमातें जो हैं और गवर्नमेंट जो है इस तरीके से और जजेस जो है इस तरीके से बिहेव करें। तो मैं कहता आ रहा हूँ कि क्लैश की तरफ जा रहा है, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं आके कोई गड़बड़ होगी। अच्छा, लेकिन गड़बड़ को कोई तो रोकेगा। अब जैसे सिर्फ सब इलेक्शन को, ये फरवरी में इलेक्शन हुए और तकरीबन पाँच माह हो चुके हैं और हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने 6 माह के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल्स बना के फैसले करने हैं, क्योंकि इलेक्शन को फिर बहुत वक्त गुजर जाएगा तो फिर बेमानी हो जाएगा ये सारा प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल्स तश्कील का मामला था, इसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन दोनों ही मुअत्तल कर दिए। फिर शाम को ये जिस बिल का, जिस कानून का आप हवाला देते हैं, सेनेट से वो पास हो गया। प्रिवेल क्या करेगा? जाहिर है बिल प्रिवेल करेगा ना। अच्छा। मगर जैसे आज सुना मैंने सलमान अकरम राजा ने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे। आप देखिए, सुबह जब मैं अखबार खोलता हूँ ना, और 4 अखबारें खोलता हूँ मैं, अच्छा, सवाए जजेस, जुडिशरी, अदालतें, पिटिशंस, चैलेंजेस, इसके अलावा कोई खबर कोई नहीं। हर चीज़ जो हुकूमत करती है उसको चैलेंज किया जाता है। हर फैसला जो जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा है, या एक साइड कर रही है या दूसरी साइड कर रही है। ऐसे लगता है कि सारी की सारी आपकी पार्लियामेंट और आपकी जो सियासत है आउटसाइड पार्लियामेंट है, इनसाइड पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो बाहर आके अदालतों में घूम रही है। हालांकि हमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले होते हैं दे आर फाइनल, दैट इज़ द लॉ। और उसको चैलेंज पुराने ज़माने में बहुत कम चैलेंज होता था। ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज नहीं किया जाता था, बिकॉज पता होता था कि ऑर्डिनेंस जो है वो उस वक्त लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। जी। अब तो ये शुरू हो गया कि पार्लियामेंट अगर सेशन में भी है तो एक दिन इंतजार करते हैं कि वो छुट्टी हो पार्लियामेंट की, उसी दिन ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो मतलब है कि आइन की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, मोम की नाक बना के इधर मोड़ लिया उधर और मैं बताऊं आपको, सारे मुलव्वस है इसमें। हुकूमत भी मुलव्वस है, एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, पीटीआई भी मुलव्वस है, और They're all taking sides. I'm sorry to say this. तो इसमें अब ये लाहौर हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, जो इलेक्शन कमीशन लेकर गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट में हुई है एक नई तकर्री, खातून चीफ जस्टिस आई हैं। इस तकर्री के बारे में भी सवाल, हाँ, वो इसलिए क्योंकि बाईपास किया 2 सीनियर जजेस को और ये नंबर 3 पे थी, इनको ले आए हैं। मगर फैसला तो ये जुडिशल कमीशन करती है ना, तो उन्होंने ये फैसला किया कि पहले 2 जो जजेस थे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, इसलिए उनको बाईपास किया गया। और ये भी कहना है कि इस पर इत्तफाक था कि इनको बनाया जाए चीफ जस्टिस। और उन पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो किसी एक पार्टी के जैसे एक नहीं, मेरा ख्याल है वो को 15 साल पुरानी कोई तस्वीर निकाल के, जिसमें ये शायद किसी मजलिस में बैठी हुई हैं किसी नून लीग लोगों के साथ, तो वो निकाल के वो प्रोपेगेंडा पीटीआई कर रही है। मगर मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। आई थिंक शी इज़ अ फेयर एंड इंडिपेंडेंट एंड गुड जज। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, पहली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जज एक खातून है, मैं समझता हूँ और भी होनी चाहिए। बिल्कुल, अब मोहतरमा के दौर में भी ऐसी तकरीरियाँ हुई थी जो सिग्निफिकेंट हैं। मगर 2 और केसेस चल रहे हैं ना, आपने 3 का जिक्र किया था, हमने तो सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिस्कस किया। अभी 2 एक और केस भी तो है, अगर 2 मिनट दें जल्दी से मैं डिस्कस मेरे ख्याल है 1 मिनट ले लें आप, कर सकते हैं। ऐसे है कि वो दूसरा केस है, वो सीट्स का है ना, जी, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, वो बहुत खतरनाक केस है। अगर पीटीआई को वो नशिस्तें मिल जाती हैं तो मैंने पहले भी ये कहा था कि बहुत से मसले बन जाएंगे। एक तो इस वक्त जो लोगों को लगा दिया गया है दूसरी पार्टीज़ में, उनकी छुट्टी हो जाएगी और फिर इनके लोग आ जाएंगे, और जब ये आ जाएंगे तो पार्लियामेंट तो चल ही नहीं सकेगी इन माई व्यू। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत कोई 2/3 मेजॉरिटी के साथ कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रही थी, वो नहीं कर सकती। आप एक जगह जाते हैं जहाँ पर मेस जो है वो कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ से मजीद मेस फैल रहा है। अभी तक तो का एनालिसिस तो यही कह रहा है, लेकिन मामला कहाँ जाके रुकेगा, जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। अमूर मुमलिकत किस तरह से सुलझाए जाएंगे, ये सवाल हर एक के जहन में मौजूद है, और हम वापस आएंगे बहुत से मज़ीद सवालों के साथ। अब सिलसिला आपके सवालों का। मोहम्मद ज़ुबैर साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं?
ये जो मौजूदा बजट आया है ये मेरे हिसाब से तो अवाम का कत्ल है, इस पे आप क्या अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे? देखिए, आपको अभी नज़र आ रहा है कि अवाम का कत्ल है। एक्चुअली अवाम का कत्ल तो शुरू हो गया था पिछले साल, जबकि एक पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलाना है। उस वक़्त उसके ऊपर झगड़े भी हुए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि आईएमएफ का प्रोग्राम करना है और इसाक डार साहब कह रहे थे कोई ज़रूरत नहीं है, हम आंखें दिखाएंगे और हम आवाम के लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा होने देंगे। मगर जब ये फाइनली ये फैसले हुए तो फिर वहीं से शुरू हो गया था आईएमएफ प्रोग्राम। पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो एक सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो पहली बात तो ये है कि, और दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने ये फैसला किया था इस हुकूमत नून लीग वालों ने कि इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है और उस पर आईएमएफ का प्रोग्राम चलाना है, तो उसी वक्त ये नज़र आना शुरू हो गया था कि नून लीग की एज पार्टी फारग हो जाएगी। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया आवाम के ख़िलाफ़, तो जब इलेक्शन आएंगे तो ये उड़ जाएंगे, और वही हुआ। इलेक्शन आए तो ये उड़ गए। वो और बात है, हुकूमत बना ली। वो इमरान खान साहब भी नहीं जीते थे, उन्होंने भी हुकूमत बना ली थी 2018 में। तो इस मुल्क में ऐसे ही होता है। तो अब सिलसिला ये है कि ये आगे और ऐसे ही चलेगा। अच्छा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि किसी सूरत में भी नून लीग जो है वो मानेगी नहीं। फ़ौरन अगर कोई और प्रेशर भी आता है अर्ली इलेक्शन का, अगर कोई कहीं ना कहीं से प्रेशर आता है तो नून लीग नहीं मानेगी। उसकी तो ये कोशिश होगी कि जितनी देर और हम बैठे रहें और ताकि हालात कुछ बेहतर हों, ताकि हम आवाम को कोई रिलीफ दे सकें। इस वक्त रिलीफ देने का कोई मौक़िफ़ नहीं, टाइम नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, आज आपने देख लिया क्या हुआ। आज आपने देखा कि बिजली की कीमत जो है वो एकदम बढ़ा दी गई है पर यूनिट। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, मगर यूनिट प्राइस फिर बढ़ा दी गई है। और वो सबसे ज़्यादा जो डज लगेगी वो लगेगी गरीब आवाम को, जिनके 100 से 200 यूनिट जो कंज्यूम करते हैं, उनके ऊपर भी कुछ 7 रुपए पर यूनिट बढ़ा दिया गया, बुनियादी यूनिट, मगर सबके ऊपर हुआ है ऑल अक्रॉस। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गरीब और मिडिल क्लास जो है उसको डज लग रही है। और यही फ़लसफ़ा हुकूमत ने और आईएमएफ की तजवीज़ लेके आगे बढ़ाया है इन द केस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है ना। वो भी हमने काफ़ी दफ़ा कहा है कि सैलरीड क्लास जो है, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ गया। उनकी रियल जो इनकम उनको मिलती है वो कम हो जाएगी अब पहले से। तो अगर कोई तनख्वाहें बढ़ती भी हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एक तरफ जनरल इन्फ्लेशन चल रही होगी जीएसटी की वजह से। हर चीज़ जो है 10 से 18% महंगी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स ब्रैकेट्स बढ़ा दिए कि जी पहले आप इतने % टैक्स देते थे अगर आप ₹1,00,000 महीना कमाते थे, अब आप जितने पहले देते थे उसका डबल देंगे आप। तो इसी तरीके के साथ सारे जो ब्रैकेट्स हैं सब के ऊपर बढ़ गया है। सबसे कम जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है वो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनके ऊपर सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है, परसेंटेज इंक्रीज़। और जो सबसे लोअर लेवल पे है उनके ऊपर परसेंटेज इंक्रीज़ सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये बिजली वाला भी मामला बिल्कुल उसी किस्म का है। सब स्लैब्स के होगा, मगर सबसे ज़्यादा असर जो है नेगेटिव जो है वो गरीब लोगों के ऊपर होगा। तो अब आई बात कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। इनको कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे, पैसे इकट्ठे करने हैं ना, तो पैसे इकट्ठे करने के तो बहुत से तरीके होते हैं। और मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इन्होंने पैसे अमीरों से इकट्ठे करने के वो जो रास्ते हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया या उधर गए नहीं हैं। और इन्होंने अमीरों को छूट दे दी है या रिलेटिव छूट दे दी है। वैसे छूट तो किसी को नहीं मिली, सबके ऊपर डज लगी है, मगर अमीरों के ऊपर कम लगी है रिलेटिवली इन रिगार्ड्स टू देयर इनकम, और जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर ज़्यादा लगी है। तो ये एक सियासी तौर पे ये खुदकशी की तरह ये खुदकशी है सियासी तौर पे। तो इसलिए किसी वक्त भी हंगामी हालात हो सकते हैं यहाँ, और अगर ऐसे हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस गवर्नमेंट को सर्वाइव करना। और उसके बाद अगर किसी स्टेज पे अगले 1 साल 2 साल में इलेक्शन भी होते हैं तो नून लीग तो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी। नून लीग का नामो निशान नहीं रहेगा, इतना गुस्सा है आवाम के अंदर। तो ये बात होगी। एक बात अगर टाइम है तो मैं क्लियर कर दूँ। मैंने तजवीज़ दी है, मैंने एक ट्वीट भी की है। मैंने ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप मेहरबानी करें, ये जो आपने मिडिल क्लास के ऊपर जो टैक्स स्लैब्स जो हैं वो परसेंटेजेस रेट्स बढ़ा दिए हैं, इसको वापस करें। अच्छा। दूसरा मैंने ये कहा है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर पैसा और डालें, क्योंकि वो सबसे गरीब औरतों के लिए है
और गरीब हाउस होल्ड्स के लिए है, तो उधर पैसा और खर्च करें, ठीक है, ताकि जो ये इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, या इनकम टैक्स की वजह से, या GST की वजह से जो महंगाई हो रही है उसको ऑफसेट करने के लिए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डायरेक्ट जो है इनकम ट्रांसफर है वो आप करें। अच्छा। दुनिया पहचानती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो भी नाम रखें उसका, डायरेक्ट ट्रांसफर्स का, इट्स अ वेरी हाईली इफेक्टिव वे टू हेल्प द पुअर। और यहाँ आपको पता है कि 40-45% जो आवाम है वो पॉवर्टी लाइन, जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन की है पॉवर्टी लाइन, उससे नीचे गिरी हुई है। तो एक तो ये मैंने तजवीज़ दी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे और डालें। दूसरी मैंने ये तजवीज़ दी है कि रिवर्स करें मिडिल क्लास के ऊपर जो आपने बोझ डाल दिया। और मैंने कहा जो पैसे आपको चाहिए इनको रिवर्स करने के लिए, वो आप पैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कम करें, बिकॉज ज़रूरत नहीं है। सड़कें अगर 1 साल नहीं बनेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 2 ब्रिजेज़ नहीं बनेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और साथ मैंने ये कहा कि MNAs को जो आप 500 अरब रुपए दे रहे हैं 1 साल के अंदर, इनको भी रोक दें। अगर आप इनको दे भी दें ना, और ये पैसे उसमें से 40% तो में चला जाता है, 20% इनकी जेब में जाता है, 20% ब्यूरोक्रेसी ले जाती है, बाकी 50% जो है उसमें से 10% कंट्रैक्टर ले जाता है और 50% लगता है। तो अगर आप ये इसको बंद कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। MNA और जो आपके जो सपोर्टर्स हैं वो 1 साल और बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पैसे खर्च किए इलेक्शन में, अब वो जल्दी जल्दी पैसे बनाना चाह रहे हैं ताकि उनको डर लगा हुआ कल को इलेक्शन ना आ जाए तो क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं, इलेक्शन अभी नहीं आ रही, तो आप इनको कहें 1 साल सब्र करें। वो जो 500 अरब है उसको 250 अरब कर दें, कहीं और डाइवर्ट कर दें, उधर कर दें। हाँ। तो यहाँ से पैसे निकालें। और जो ओवरलैपिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोविंशियल भी हैं और फेडरल भी हैं, हालांकि डिवोल्यूशन हो चुकी है, तो वो ख़त्म करें, उनको फारा करें लोगों को और वहाँ से पैसे बचाएं। तो पैसे बचाने के बड़े तरीके हैं जी। और नेक नियति होनी चाहिए वैसे, और अमीरों के ऊपर और भी बहुत कुछ हो सकता है। उसमें आप जाते जाते मैं ये कह दूँ कि मैंने पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते एक बात कही थी। मैंने कहा था एक ये जो नया कानून आया है कि रिटायर्ड फौजी या सर्विंग फौजी या सर्विंग ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ये जो है जब इनकी ज़मीनें या इनके जो असासे हैं ज़मीन, जब तो वो जब प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं तो इनके ऊपर ट्रांसफ़र टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये हमने अखबारों में यही पढ़ा था, तो इसलिए मैंने ये कहा। मुझे ये क्लैरिफिकेशन आई है जो लोग एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, और फिर अता तारा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल नहीं है, ये छूट जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, रिटायर्ड मिलिट्री एंड रिटायर्ड और सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स जिनका कोई तल्लुक शोधा से है। अच्छा। जो कि सर्विस टू द स्टेट में मारे गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए है, या रिटायर हो गए हैं बट दे हैव सर्विस रिकॉर्ड, तो उनके लिए ये है। और सिर्फ एक्सेप्शन है एक ट्रांसफ़र के लिए जो उनको ज़मीनें मिलती हैं हुकूमत से या फ़ौज से, ये उसके ऊपर है, किसी और चीज़ पे नहीं है। और अगर उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं जो इनको एजाज़ में मिलती हैं, वो पहली दफ़ा उसके ऊपर नहीं होगा, उसके बाद अगर फिर करेंगे दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा वो तो फिर नहीं होगा, फिर उसके ऊपर लगेगा सारा कुछ। तो अगर मैं रिटायर्ड हूँ और मेरा तल्लुक शोधा से है या सर्विस टू द स्टेट है, तो जब मैं पहली दफ़ा वो जो ज़मीन जो मुझे मिली है वो जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तुम्हारे नाम पे, तो वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र ड्यूटी नहीं होगी। अगर तुम जब करोगी आगे तो उसके ऊपर लगेगी, ठीक है। तो ये सब कह रहे हैं कि इतना बड़ा चीज स्टेप नहीं है ये, इट इज़ अ वेरी फोकस थिंग। इसको ऐसे ना लगे कि हमने सारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस को हमने ये सहूलत दी है। तो आई स्टैंड दिस इज द सिचुएशन। ओके, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो तजावीज़ आपने हुकूमत को दी, अगर आपने दोबारा आवाम में जाना है तो आपको एक दीवार बनना पड़ेगा मुश्किलात और आवाम के दरमियान, और वो रास्ते बहुत से ऐसे मौजूद हैं जिन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कहा जाता है। और एक अरसे से ये हुकूमत बात कर रही है, कभी किफ़ायतशारी कमेटी बनाकर और कभी आउट ऑफ द बॉक्स तरीके ढूंढने की बातें करके, लेकिन अभी तक हमें इस बजट में कम से कम ऐसा कोई पहलू दिखाई नहीं दिया। तो इन तजावीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आपके सवालों के लिए नंबर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।